गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए दूसरा वीडियो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का। यह है पार्ट 2। इसमें मैं आगे के आपको टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ पार्टीशन से रिलेटेड, जो हमारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। और ये हमारा चैप्टर 1 है। बुक का नेम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसका मैंने पार्ट 1 अपने चैनल पर डाल दिया, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और आज ये वीडियो होने वाला है पार्ट 2। और मैं जल्दी स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिकॉज पार्ट 2 बहुत लंबा होने वाला है। सो आप लोग देखिएगा, आज बहुत अच्छे से आप लोग को समझ आएगा, क्लियर व्यू मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट मैं आप लोग से करना चाहूँगी कि आप लोग जब भी इस चैनल पर पढ़ें तो प्लीज़ अपने साथ बुक खोल के रखें, बिकॉज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। तो आप लोग भी अपनी बुक्स में लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसीलिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिएशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन होता है, पार्टीशन मतलब बंटवारा होता है और रिहेबिलिएशन मतलब पुनः प्रतिष्ठा होता है। आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसमें सब टॉपिक्स हैं इसके: प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, ये दो इसके सब टॉपिक्स हैं। और हम लोग यही दोनों आज पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा होने वाला है एक्चुअली। शुरू करते हैं बिना देरी के। On 14 to 15 August 1947, not one but two nations came into existence, India and Pakistan. 14-15 अगस्त को केवल एक नहीं बल्कि दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। This was a result of partition, the division of British India into India and Pakistan. यह बंटवारे का नतीजा था, जो कि पहले जो एक इंडिया हुआ करता था ब्रिटिश टाइम पे, वो अब इंडिया और पाकिस्तान में बंट चुका था। The drawing of the border demarcating the territory of each country marked the culmination of political developments that you have read about in the history textbooks. आपने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा ही होगा, मतलब उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के जो भूभाग थे उनको रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींच दी गई थी। According to the two-nation theory advanced by the Muslim League, India consisted of not one but two people, Hindu and Muslims. मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी कि पाकिस्तान की मांग की थी, जो कि मैं अभी आप लोग को पढ़ने जा रही हूँ, अगले लाइन में दिया हुआ है। That is why it demanded Pakistan a separate country for the Muslims. The Congress opposed this theory and the demand for Pakistan. But several political development in 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League and the British rule led to the decision for the creation of Pakistan. कांग्रेस ने ये टू नेशन थ्योरी का विरोध किया और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनाने का भी विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजन पाकिस्तान की मांग मान ली गई। अब हम लोग इसका सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। इसको हम लोग जल्दी करेंगे फटाफट से। Thus it was decided that what was till then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था, अब उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग देशों में बांट दिया जाएगा। Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement. It was decided to follow the principle of religious majorities. This basically means that areas where the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan. The rest was to stay with India. देखिए, ये जो विभाजन था ये दर्दनाक तो था ही, और इस पर फैसला करना और इसको अमल में लाना उससे और भी ज़्यादा कठिन था। तो फिर लास्ट में ये तय किया गया कि धार्मिक जहाँ मेजोरिटी रहेगा जिस रिलीजन का, उस आधार पे पार्टीशन होगा, यानी उस आधार पे विभाजन किया जाएगा। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान मेजोरिटी में थे वे इलाके पाकिस्तान में चले जाएंगे, और जहाँ हिंदूज मेजोरिटी में थे वे इलाके आ जाएंगे, भारत कहलाएंगे। तो यही था। तो अभी इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। The idea might appear simple, but it presented all kinds of difficulties. First of all, there was no single belt of Muslim majority areas in British India.
बात आसान तो लग रही थी, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें थी। पहली बात तो यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहाँ की मुसलमान मेजोरिटी में हो, मतलब कोई एक साथ में ऐसा इलाका नहीं था। टुकड़े टुकड़े में कहीं कहीं मेजोरिटी में थे मुसलमान। तो ऐसे में क्या डिसाइड किया गया? There were two areas of concentration, one in the west and one in the east. दो जगह थी, एक वेस्ट में थे, एक ईस्ट में थे. There was no way these two parts could be joined. और इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई भी मतलब रास्ता नहीं था, जुड़ाव में कुछ नहीं था इनका, दोनों एकदम अलग अलग थे। जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देती हूँ एक जगह बनाकर। तो देखिए, मैंने यहाँ एक रफ मैप बनाया है इंडिया का, बहुत घटिया बनाया, आई एम सो सॉरी, बट मैं आपको इसी से समझा देती हूँ। सो एक्चुअली ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, ये अभी जो बांग्लादेश है, ये वाला एरिया, और ये अभी जो पाकिस्तान है, ये वाला एरिया। तो पार्टीशन से पहले ये सब इंडिया में था, ये और इधर का पाकिस्तान पूरा इंडिया में था। तो हुआ ये कि बांग्लादेश वाले एरिया में और पाकिस्तान एरिया में मुस्लिम्स जो थे वो मेजोरिटी में थे, और इधर हिंदूज थे मेजोरिटी में इंडिया में। तो यही प्रॉब्लम हुई कि इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था, दोनों अलग अलग जगह पे थे, एक ईस्ट में तो एक वेस्ट में। समझ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तो आप लोग को पता ही होगा, नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर साउथ, इधर वेस्ट। तो एक ईस्ट में थे और एक वेस्ट में थे मेजोरिटी एरियाज। तो ये एक पहली प्रॉब्लम आई उस सिद्धांत में। आगे हम लोग पढ़ते हैं। So it was decided that the new country Pakistan will comprise two territories, West and East Pakistan, separated by a long expanse of Indian territory. तो जैसा कि ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा इलाका पूर्व में था। तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। तो इसको देखते हुए ना एक फ़ैसला किया गया। फ़ैसला ये किया गया कि पाकिस्तान के में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, हमारे बुक में ही ये मैप दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान है। तो यही दो मेजोरिटीज एरियाज थे मुस्लिम्स के। तो यही डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार होगा। समझ आ गई ना आप लोग को बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात क्या थी कि वो हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटीज एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान. Khan Abdul Ghaffar Khan, the undisputed leader of the northwestern frontier province and known as Frontier Gandhi, was staunchly opposing to the two-nation theory. Eventually, his voice was simply ignored and the NWFP was made to merge with Pakistan. दूसरी बात यह थी कि मुस्लिम मेजोरिटीज़ का जो हर इलाका था वो पाकिस्तान में जाने के लिए राज़ी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के रूप में थी, और वे टू नेशन थ्योरी यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। पर संयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में मान ही लिया गया। थर्ड प्रॉब्लम क्या था? द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslim were in majority. अब तीसरी समस्या और भी विकट थी। तीसरी समस्या यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्से नॉन मुस्लिम मेजोरिटी वाले आबादी वाले थे। तो अब इनका क्या किया जाता? अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि इनका डिवाइडेशन कैसे किया गया था। तो क्या हुआ ना कि पंजाब को भी आधा कर दिया गया, वेस्ट बंगाल को भी आधा आधा कर दिया गया। एक तरफ आ गए हिंदूज जो कि नॉन मुस्लिम्स, और एक तरफ चले गए मुस्लिम्स, ऐसा हुआ था। वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी एक मैप दिया गया है, यहाँ पे आप पंजाब देख सकते हैं। एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, एक पंजाब भारत में भी है। तो यही हुआ था, जहाँ मुस्लिम्स ज़्यादा थे वो वाले को पंजाब में कर दिया गया, मतलब पंजाब को भी डिवाइड कर दिया गया। और यहाँ बंगाल भी आप देख सकते हैं, बंगाल को भी डिवाइड कर दिया गया। एक बंगाल उधर, एक बंगाल इधर है, जो कि वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है हमारे यहाँ, और एक वो जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पहले ईस्ट पाकिस्तान था वो। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। Eventually, it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district level or even lower level. This decision could not be made by the midnight of 14-15 August. It meant that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or Pakistan. हुआ ये कि ऐसे में फैसला लिया गया कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा, और इसमें जिले अथवा उससे निचले स्तर पर भी प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा।
14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। ये जो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टीशन का फैसला नहीं हो पाया था, और इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं, और पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कॉज्ड द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। ट्रॉमा मतलब त्रासदी, याद रखिएगा आप लोग। This was related to the fourth and the most interactable of all the problems of partition. तो इसी समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी। This was the problem of minorities. Problem of minorities on both sides of the border. Lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan, and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent Delhi and surrounding areas, found themselves trapped. ठीक है, इसी तरह पंजाब और बंगाल मतलब नहीं, जो इलाके पाकिस्तान में थे वहाँ लाखों की संख्या में हिंदू और सिख की आबादी थे, और ठीक उसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थे। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी मुसलमान एक बड़ी आबादी में थे। अब ये लोग एक तरह से जाल में फंस गए थे। वो मतलब समझ लीजिए कि पूरी तरह से फंस ही गए थे, क्योंकि जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में थे वहाँ हिंदूज़ और सिख्स के लिए प्रॉब्लम हो गई थी, जहाँ हिंदूज़ मेजोरिटी में थे वहाँ मुस्लिम्स के लिए प्रॉब्लम हो गई थी। They were to discover that they were undesirable aliens in their own home, in the land where they and their ancestors had lived for centuries. ये इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। जिस जमीन पर वे और उनके पूर्वज सदियों से आबाद रहे, उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए थे। As soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy target of attack. No one had quite anticipated the scale of these problems. No one had any plans for handling this. जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि यह समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास भी कोई भी योजना नहीं थी। Initially, the people and political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon, but very soon the violence went out of control. The minorities on both sides of the border were left with no option except to leave their homes, often at a few hours' notice. शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं और जल्दी ही इन पर काबू कर लिया जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी ही हिंसा नियंत्रण के बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ता था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। इसको भी जल्दी जल्दी करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, बट देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोग के लिए। क्लास 12th है, बोर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन की तरफ, जिसका हिंदी है विभाजन के परिणाम। The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of population that human history has known. सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह को जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास में अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक था। There were killings and atrocities on both sides of the border. In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of the other community. धर्म के नाम पर एक समुदाय दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। Cities like Lahore and Amritsar and Kolkata became divided into communal zones. Muslims would avoid going into the area where mainly Hindus or Sikhs lived. Similarly, the Hindus and Sikhs strayed away from the areas of Muslim and predominance. और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी रहते थे, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया था, और ठीक उसी प्रकार मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। Forced to abandon their homes and move across borders, people went through immense sufferings. Minorities on both sides of the border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps. They often found unhelpful local administration and police in what was still recently their own country. They traveled to the other side of the new border by all sorts of means, often by foot.
उस समय हुआ क्या कि लोग अपना घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। वे सीमा से एक तरफ से दूसरी तरफ के गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रही थी। लोगों को सीमा की दूसरी तरफ जाना पड़ा और ऐसा उन्हें हर हाल में करना ही था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। During this journey, they were often attacked, killed, or raped. Thousands of women were abducted on both sides of the border. अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की, फिर सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया. Thousands, they were made to convert to the religion of the abductor and were forced into marriage. In many cases, women were killed by their own family members to preserve the family honor. तुरंत शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा. कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद के परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला. Many children were separated from their parents. Those who did manage to cross the border found that they had no home. बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए. जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं. For lakhs of these refugees, the country's freedom meant life in refugee camps for months and sometimes for years. इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी-कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना. Writers, poets, filmmakers in India and Pakistan have expressed the ruthlessness of the killings and the suffering of displacement and violence in their novels, short stories, poems and films. भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया, विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति दी. While recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that the survivors themselves used to describe partition as a division of hearts. विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारों का जिक्र करते हुए करते थे. इन सबों के लिए बंटवारों का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना. The partition was not merely a division of properties, liabilities. Next page पे चलते हैं. Liabilities and assets or a political division of the country and the administrative apparatus. विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ. इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए. What also got divided were the financial assets and things like tables, chairs, typewriters, paper clips, and also musical instrument of the police band. The employees of the government and the railways were also divided. Above all, it was a violent separation of communities who had hitherto lived together as neighbors. It is estimated that the partition forced about 80 lakh people to migrate across the new border. Between 5 to 10 lakh people were killed in partition related violence. पता है मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, कहीं कहीं मैं ना स्लिप ऑफ टंग भी हो जा रहा है, कहीं कहीं मैं कुछ भी बोल दे रही हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा. इसलिए मैं कह रही हूँ ना, आप लोग अपने साथ बुक खोल के बैठिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण करीब करीब 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा तथा विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी. Beyond the administrative concerns and financial strains, however, the participation posed another deeper issue. The leader of the Indian national struggle did not believe in the two-nation theory. प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे भी जुड़े हुए थे. भारत के नेता ये टू नेशन जो थ्योरी था, द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे. बहरहाल विभाजन तो हुआ ही धर्म के आधार पर, and yet partition on a religious basis had taken place. Did that make India a Hindu nation automatically? Even after large-scale migration of Muslims to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted for 12% of the total population in 1951. इस वजह से भारत अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया. विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे.
How would the government of India treat its Muslim citizens and other religious minorities, Sikhs, Christians, Jains, Buddhists, Parsis and Jews? The partition had already created severe conflict between the two communities. में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट पैरा की ओर बढ़ूँ, मैं आप लोग को बगल में एक चीज़ दिया हुआ दिखा देती हूँ। ये एक फ़िल्म का एक पिक दिया हुआ है। इस फिल्म का नाम था गरम हवा। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1973 में। इसके डायरेक्टर थे MS सत्यू और स्क्रीन प्ले कैफ़ी आज़मी के द्वारा हुआ था। एक्टर्स इसमें बलराज साहनी और फारूक सीख, गीता सिद्धार्थ और जलाल आगा भी थे। जलाल आगा एक्चुअली। और इस फिल्म में यही सब दिखाया हुआ था, तो ये फिल्म आप लोग देख सकते हैं। मैंने सोचा ये आप लोग को बता दूं, आपके बुक में दिया हुआ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे ना तो प्लीज़ मन से पढ़िएगा, क्योंकि गले का पूरा एकदम एक्सरसाइज हो जाता है यार, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग मन लगा के पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग को जो चाहिए वो मिलेगा इस चैनल पे पढ़ने के लिए। बस आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। There were competing political interests behind these conflicts. The Muslim League was formed to protect the interests of Muslims in colonial India. इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। It was in the forefront of the demand for a separate Muslim nation. Similarly, there were organizations which were trying to organize the Hindus in order to turn India into a Hindu nation. मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थे। ठीक इसी प्रकार कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को इस्लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे। But most leaders of the national movement believed that India must treat persons of all religions. आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बीच में 2 पेज का गैप है, वो 2 पेज के बारे में मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अभी मैं इस पैरा को ख़त्म करती हूँ पहले तो। Equally, and that India should not be a country that gave superior status to adherents of one faith and inferior to those who participated in another religion. All citizens would be equal irrespective of their religious affiliation. Being religious or a believer would not be a test of citizenship. They cherished therefore the ideal of a secular nation. This ideal was enshrined in the Indian Constitution. भारत के कई नेता का मानना था ना कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, रिलीजन के बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मेजोरिटी माइनॉरिटी ज़्यादा उससे कुछ भी किसी सबको ही बराबर होना चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, ऐसा था। और इन्हीं नेताओं के इन्हीं विचारों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। पता है मेरे गला में बहुत दिक्कत हो रहा है अभी, तो मैं ये वीडियो अभी यहीं ख़त्म करूँगी। यहाँ पे जो ये येलो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इसमें एक श्वेता है नाम की लड़की है, वो अब बता रही है कि उसके नाना जब भी पाकिस्तान के बारे में कुछ सुनते थे तो चुप हो जाते थे। तो एक दिन उसने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि पार्टीशन के टाइम पे वे लाहौर से लुधियाना आ रहे थे और इसी टाइम उनके पेरेंट्स को मार दिया गया था और वो भी नहीं बच पाते हैं, लेकिन कोई एक मुस्लिम फैमिली ने उनको पनाह दे दी थी और कई दिनों तक छुपा के रखा था। फिर उनको उनके रिलेटिव से मिलवा दिया उन्होंने। तो ऐसे ही तो इसमें दिया हुआ है कि आप भी अपने घर पे किसी से पूछिए उस टाइम के कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो तो, और 2 स्टोरीज शेयर कीजिए। यही था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, और इसके पीछे महात्मा गांधी के सेक्रीफाइस के बारे में दिया हुआ है, उसको भी हम उसी वीडियो में बात करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोग को और क्या क्या चाहिए इस वीडियो में और इस चैप्टर से रिलेटेड, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।